गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम भूगोल का पाठ देखने वाले हैं जो है अपना आठवां पाठ अर्थशास्त्र का परिचय। जैसे इस पाठ में बता दिया गया है कि जैसे कि आपको कुछ एक बात बताना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र जैसे कि आपको कुछ हम पाठ्य पुस्तक किताबें कुछ खरीदने के लिए जाते हैं या आपको आपके मोबाइल पे स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा कि देखिए वहाँ पाठ्य पुस्तक 50 रुपए में, चित्रकला के लिए पुस्तक 20 रुपए, स्कूल के लिए जूते 150 रुपए, चित्रकला के लिए रंग पेंसिल 25 रुपए, वीडियो गेम 300 रुपए। ये जो हमने देखी वो हर एक चीज देखी कि कितने रुपए में मिलती है, क्या है देखी। लेकिन मुझे ये सब सामान के लिए 445 लगेंगे, लेकिन मुझे तो पापा ने सिर्फ 300 रुपए ही दिया है। तो अभी मैं क्या करूं, कैसे ये सब चीजें खरीदी करूं। यानी कहने की बात ये है कि जैसे आपने पापा ने कितने रुपए दिए, 445 रुपए दिए। हाँ सॉरी, ये चीज जो जो है ये जो सामान सब कितने रुपए में आता मिलेगा, 445 रुपए मिलेगा। लेकिन पापा ने मुझे सिर्फ 300 रुपए दिए गए, तो 145 हमारे पास रुपए नहीं है। तो ये क्या हो गई, ये अर्थशास्त्र की जानकारी कि जहाँ हमारे पास जो पैसा है वो खरीदना चाहते हैं, तो बचत करना चाहते हैं जैसे कि पूंजी। तो ये जो बात अब हम देखने वाले, ये जो हम पाठ देखने वाले, तो इसमें आता है कि अर्थ यानी पैसा। और एक ऐसे ही आपको उदाहरण दिया कि मैं कैसे इतने पैसे में इतनी सारी चीजें खरीदूं कि तुम एक काम क्यों नहीं करते। कल हमारे स्कूल में जितनी जरूरत की चीजें लगने वाली है, तुम पहले वह चीजें खरीदो। जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसे रहेंगे तभी तुम वीडियो गेम बाद में खरीद के, अभी उसकी जरूरत है, जरूरत नहीं है कितनी। यानी कहने की बात, यानी दोस्तों में दो बातें चीजें होती है। जैसे कि आपको जो चीजें जरूरत है, जैसे कि आपको नोटबुक खरीदना जरूरत है, कलर बुक खरीदना जरूरत है, कलर पेंसिल खरीदना जरूरत है, लेकिन वीडियो गेम खरीदना खरीदना जल्दी जरूरत नहीं है। तो जो आपको अभी महत्वपूर्ण चीज लगती है वही चीज खरीदो। तो अपना जो पापा ने 300 रुपए दिए जो गए हैं उसमें से हम चीजें खरीद सकते हैं, और बाद में जो अपना वीडियो गेम है वो बाद में खरीद लेंगे। ये हो गए अपनी क्या, अर्थशास्त्र की जानकारी कि पैसों के हमें किस प्रकार से उपयोग किया जाए। जो हमें चीज महत्वपूर्ण लगती है, जो अपने अभी जरूरत है, उसी को हम ये हमें अर्थ की जानकारी मिलती है। अभी जो पाठ देखने वाले हैं, इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे दिए गए। तो पहला जो है पारिवारिक व्यवस्थापन। अर्थशास्त्र मतलब आर्थिक व्यवस्थापन, अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसमें चार प्रकार, सॉरी 3 प्रकार बताए दिए गए हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्र अर्थव्यवस्था। और इसमें महत्वपूर्ण बातें बताई, मुद्दे बताएगी। अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, उसे भूमंडलीकरण कहा जाता है, और अर्थव्यवस्था के कार्य। ये सब जो बातें हैं ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ये सब जो है कि हम इस अर्थशास्त्र का परिचय इस पाठ में देखने वाले हैं। तो आपके बुक में ये तालिका दी गई होगी, जैसे भोजन, अपना दैनिक भोजन का नाश्ता खाना आदि, ये सब हर दिन का कितना खर्च आता है, 6,000 आता है। कपड़ों की 2 जोड़ी खरीदना है तो 2,000 आता है। विद्यालय साहित्य खरीदना 500, वैद्यकीय खर्च 450, मनोरंजन या आपका कुछ फिल्म देखने गए
मोबाइल भुगतान, मोबाइल का अपना रिचार्ज करना, कुछ मोबाइल के लिए कुछ खराबी आ गई उसका सामान खरीदना, ये 1000 रुपये। तो ऐसे हमें ये तालिका दी गई है। तो उसका पूरा खर्चा कितना हुआ? 22,550। ये आपकी तालिका में बता दिया गया है। 22,550 खर्चा पूरा हुआ। लेकिन कि मानो कि ये तालिका के अनुसार आपकी माई आय रुपए 20,000 है कि आपको आपकी जैसे कि ये तालिका दी गई है कि आपका महीने का खर्चा 22,500 रुपया होता है, लेकिन आपकी जो पगार है, जो खर्चा है, लेकिन आपका मिनिमम खर्च कितना होता है या पगार अपना कितना होता है? 20,000 होता है। तो इसी प्रकार आपकी आय होने वाला व्यय इतना तालमेल स्थापित करने के लिए यह माह में उपरोक्त में से किस घटक को आप प्राथमिकता देंगे वो निश्चित कीजिए। कि हमें ये बता दिया गया है कि अपने महीने का खर्च हर एक बात जो है, बिजली का भुगतान है, पर्यटन से घूमने गए, ये सब खर्चा मिलाकर कितना होता है? 22,550 रुपए होता है। लेकिन हमारी जो तनख्वाह है वो कितनी होती है? 20,000 ही होती है। 2,550 हमारे महीने के पगार से ज्यादा होता है, खर्चा ज्यादा होता है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए? जो हर महीने में जो जरूरत चीजें है, कि जैसे कि उदाहरण के लिए कहा जाता है कि हमें जैसे कि मोबाइल की भुगतान यानी मोबाइल का रिचार्ज जो करना है, जो 1,000 का न करने करके बदले हुए हम 200, 300, 400 इतना करें। या कहीं हम कहीं दैनिक भोजन जो अपना है हर दिन का, आज हर दिन इतना ना करे तो एक दिन थोड़ा थोड़ा यानी थोड़ी अपना लिमिट जो खाना खाए या कुछ लिमिट से पदार्थ घर पे बनाए जाए। या कपड़े की जोड़ी खरीदना, 1 महीना या 2 महीना छोड़ के खरीदे। तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं? जो अपना खर्चा है वो सीमित कर सकते हैं। यहाँ बता दिया गया है कि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र यह संज्ञा ग्रीक भाषा के शब्द इकोनॉमिया से बनी है। इसका अर्थ होता है पारिवारिक व्यवस्थापन। पारिवारिक व्यवस्थापन और अर्थशास्त्र इनमें बहुत समानता है। यानी अर्थशास्त्र और पारिवारिक व्यवस्थापन यानी अपने घर का परिवार, अपने घर का समायोजन, अपने घर का व्यवस्थापन करना, ये अर्थशास्त्र पर बहुत डिपेंड होता है कि अपना घर का कैसे किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार व्यवस्था की जाए। ये सब अपना अपने घर के लोगों के खान पान, रहन सहन, ये सब चीजें जो है अपने पैसों पर आधारित की जाती है। इसलिए पारिवारिक व्यवस्थापन और अर्थशास्त्र इनमें बहुत समानता दिखाई दी गई। अर्थशास्त्र जो है इसका मतलब क्या है कि समय, पूंजी, श्रम, भूमि और संसाधनों का उचित पद्धति से कैसे उपयोग करें। अपने पास पैसा है लेकिन समय पर किस प्रकार खर्चा किया जाए, इसका किस प्रकार उपयोग किया जाए। जो पूंजी अपने पास पैसा है, अपने पास पड़ा हुआ है अपने बैंक अकाउंट में, अपने घर में जो पैसा पूंजी जो पड़ी है, फिर वो श्रम किस प्रकार मेहनत करके हम पैसा कमा सकते हैं। भूमि और संसाधनों का उचित पद्धति से कैसे उपयोग करें, यह अर्थशास्त्र के कारण समझता है। विविध साधनों का उपयोग कर लोगों की असीमित आवश्यकताएं किस प्रकार दूर की जाती है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। लियोनेल राबिन के मतानुसार, ये शास्त्रज्ञ ने क्या कहा है? लियोनेल राबिन के अनुसार कहा कि असीमित आवश्यकताओं लोग असीमित आवश्यकताओं लोग तथा सीमित, दुर्लभ और पर्यायी साधनों में से अपनी आवश्यकता के अनुरूप चयन करने का मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र कहा जाता है। फिर
हमें अर्थशास्त्र का व्यवस्थापन कैसे करना है कि जिस प्रकार परिवार का आर्थिक व्यवस्थापन होता है उसी प्रकार गांव, नगर, राज्य, देश और विश्व का आर्थिक आर्थिक व्यवस्थापन होता है। भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो विशिष्ट भूप्रदेश का उत्पादन, वितरण, उसी प्रकार वस्तु और सेवाओं का उपयोग, उपभोग आदि से संबंधित उपक्रम अर्थात अर्थव्यवस्था कहलाता है। कि हमारे आर्थिक व्यवस्थापन किस प्रकार कि जैसे अपने उसी गांव का उसी प्रकार गांव, नगर, राज्य, देश और विश्व का इस प्रकार आर्थिक व्यवस्थापन होता है। इसी प्रकार हमें भौगोलिक दृष्टि से भी यही विचार करना है कि हमें विशिष्ट भू प्रदेश का उत्पादन और वितरण, इसी प्रकार वस्तु और सेवाओं का उपभोग उपभोग आदि संबंधित उपक्रम अर्थात इसे अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो हमें अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार बताए दिए गए। अर्थव्यवस्था के प्रकार, पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्र अर्थव्यवस्था। तो पहला हम देखने वाले हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और व्यवस्थापन पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करना यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है। जैसे उदाहरण दिए गए कि जर्मनी, जापान, अमेरिका, संयुक्त राज्य आदि देशों में यह अर्थव्यवस्था स्वीकार की गई है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और व्यवस्थापन पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है और ये अधिकतम लाभ प्राप्त करना कि अधिक समय तक, कि आपने सालों तक, कि आपने आज 10 साल, 15 साल, 20 साल, यहाँ तक अपना ये पैसा हमें चाहिए, हमें खर्चे करने के लिए चाहिए कि हमें जरूरत है पैसों की। तो 10 साल के बाद हमें पैसे की जरूरत हो तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, पूंजी यानी जमा करके हम पैसा रखते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है, अर्थात इस पर सरकार का स्वामित्व होता है। सामाजिक कल्याण के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे चीन, रूस आदि देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकार की है। और तीसरा जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है मिश्र अर्थव्यवस्था। यह अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व से बनती है। इस अर्थव्यवस्था में लाभ और सामाजिक कल्याण इन दोनों का सह संबंध रखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है भारत, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों ने यह अर्थव्यवस्था स्वीकार की है। अभी आगे देखने वाले अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। अर्थशास्त्र, इसकी विशेषता है कि पहला, अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। दूसरा है विविध व्यवसाय, वित्त आपूर्ति, प्रशासन, कानून, उसी प्रकार अपने दैनिक कार्य क्षेत्र में अर्थशास्त्र का बड़ी मात्रा पर उपयोग किया जाता है। मानव के सामाजिक विकास में अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है कि इंसान जो है मानव के सामाजिक, जैसे व्यक्ति
पारिवारिक दृष्टि से उसकी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार समाज के विकास के दृष्टि से भी अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कि हमने देखा कि अर्थशास्त्र का परिचय देखने से पहले हमें ये देखना चाहिए था कि इसके जनक कौन है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 1776 में उनके द्वारा लिखित ग्रंथ राष्ट्र की संपत्ति में अर्थात अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है, यह परिभाषा दी गई। ये राष्ट्र की संपत्ति में अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र, यह परिभाषा दी गई है। ये अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है। ये अर्थशास्त्र जो है वो संपत्ति का शास्त्र है। ये परिभाषा एडम स्मिथ ने ये अपने अर्थशास्त्र के जनक उन्होंने दी है। आगे देखने वाले अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, भूमंडलीयकरण। हमारे आर्थिक नीतियां अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण की ओर ले जाती है। वैश्वीकरण अर्थात विश्व अर्थव्यवस्था की निर्मित है। वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे सीमा रहित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राकृतिक साधन संपत्ति, लाभ, सेवाएं, निवेश, श्रम और आधुनिक तकनीक की धारा स्वतंत्र रूप से देश की सीमाओं के बाहर जा सकता है। वैश्वीकरण अर्थात देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एक समान करना है। इसमें मुक्त व्यापार होता है तथा निवेश से संबंधित सभी बंधन निकाल दिए जाते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण है। अर्थव्यवस्था के कार्य। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था जो है वो अलग अलग होती है, फिर भी प्रत्येक अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य निश्चित होते हैं। अर्थव्यवस्था के कुछ कार्य निम्नानुसार दिए गए हैं कि जैसे कहा कि असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य अर्थव्यवस्था में किया जाता है। कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है, तो हमें पहले इसके कार्य क्या है वो देखने हैं। यह निर्णय लेना है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है। कि हमें यह निर्णय लेना है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है। यहाँ कोई आज भी देखा जाता है कि अपने उदाहरण के लिए कि हमारे आज खेती करते हैं तो उसमें हमें मार्केट में कितना अपनी चीजें जो खेती की है उसमें से कितनी चीजें आज बेची जा सकती है, मार्केट इसकी कितना है, तो उसी हिसाब से हमें आज उत्पादन की जरूरत करनी होती है। उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत करना ये अर्थव्यवस्था का कार्य। राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक वितरण करना। दूसरा आगे का बात कहिए कार्य, भविष्य में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपाय ढूंढकर रखना। आगे जो कार्य बताया दिया गया है, उत्पादन किसके लिए करना है इस संदर्भ में भी निर्णय लेना। इस प्रकार असीमित आवश्यकताओं
और सीमित साधनों के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य अर्थव्यवस्था में किया जाता है। कि जैसे कि पहले जो बात बताई दी गई है, ये तालिका में जो पहले हम बात देखी, इस प्रकार इससे हमें हमारे माता पिता का माह का खर्चा जो है उपरोक्त तालिका में के अनुसार बता दिया गया है कि 20,000 रुपए है। तो माता पिता की आय और होने वाले व्यय का तालमेल स्थापित करने के लिए इस माह में उपरोक्त में किस घटक को प्राथमिकता देंगे वो बता दिया गया है। कि आपको महत्वपूर्ण ये इसे भी समझना है कि हमें जो महत्वपूर्ण चीजें लगती है, कि जो महत्वपूर्ण हमें जरूरत चीजें लगती है, तो उसी ही चीजों को हमें चुनना है और वही चीजें खरीदना है। ना ही कि हमारे घर की माता पिता के जो तनख्वाह 20,000 है तो उससे घर का खर्चा पूरा नहीं होता है। उसी के तालिका में बता दिया कि 22,550 है, लेकिन अपने माता पिता का जो आय जो घर में आता है, तनख्वाह आती है वो 20,000। तो इससे हमें ये पूरी चीजें सामान घर पे नहीं खरीद सकती है, नहीं हमें हो सकती है। तो इसलिए हमें तालिका के बता दिया कि उसी के हमें क्या करना है, चुनना है और वही हमें आज परिवार में हमें चुनकर वही चीजें खरीदना है।